तो हेलो सभी बच्चों, आपकी डिमांड पे आ गई है वन शॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस। हम इस चैनल पर तीनों ही सब्जेक्ट को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरी की पूरी वीडियो में पूरी तरीके से आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और बहुत तेजी से ये चैप्टर खत्म करेंगे और बहुत जल्दी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि गुड्स को ग्रुप्स में बांटा हुआ है। अब वो जो ग्रुप्स हैं वो दो टाइप से बनते हैं। खैर उनका सबसे पहले नाम जान लेते हैं। पहला होता है फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएटरी गुड्स। फाइनल गुड्स समझते हैं। फाइनल गुड हम किन्हें कहते हैं? देखो, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो मेरी चाह थी, जिस वजह से मैंने वो गुड लिया, वो उस चाह को फुलफिल करेंगे। उसके बाद नॉट यूज फॉर रीसेल पर्पस। मैंने जो वो गुड्स एक्वायर करे हैं वो मैंने रीसेल करने के लिए नहीं किए हैं। अगला, डायरेक्टली यूज बाय फाइनल कंज्यूमर। मैं उन गुड्स का फाइनल कंज्यूमर हूँ और मेरे बाद ना तो वो उन गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन होगा और ना तो उन्हें कोई और यूज करेगा। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं उनमें ये इंक्लूडेड होते हैं। अगला, क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। पूरा बनकर वो तैयार हो चुके हैं, नो मोर वैल्यू एडिशन। अब जब वो पूरा बनकर तैयार हो चुके हैं तो उसमें और वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वैल्यू एडिशन वाला टॉपिक हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर अभी आप बस इतना समझ लीजिए, आपको इन 6 में से कोई तीन पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। सेकेंड है इंटरमीडिएटरी गुड। अब इंटरमीडिएटरी गुड हम किसी को तब कहेंगे जब दे आर यूज फॉर रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें यूज करके एक नया कुछ गुड बनाया जा रहा है और उससे बेचा जा रहा है। तो दूसरा, एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल करने के पर्पज से खरीदा। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये जो गुड्स होते हैं ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड होते हैं क्योंकि इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी रहता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम हो गया। फर्दर वैल्यू एडिशन, अब क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होना रह रहा है और हमने इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया है तो आम सी बात है इसमें अभी और वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि इसकी कीमत अभी और बढ़ेगी। नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब क्योंकि इसकी वैल्यू एडिशन होनी है, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुए, इन्हें और तैयार किया जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जो कि यहाँ लिखा है, एनी गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ यूज। कोई भी गुड, एक गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड किस बेस पे होता है? ये डिसाइड होता है उसके यूज के बेस पे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं चीनी का। अब अगर एक नॉर्मल किसी इंसान ने चीनी ली है अपने घर में यूज करने के लिए तो वो उसके लिए फाइनल गुड है, लेकिन वहीं अगर किसी पनवाड़ी मतलब चाय की दुकान पे वो चीनी गई है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसे यूज करेगा और उससे चाय बनाएगा, या बेकरी पे गई है तो उससे वो केक बनाएगा और उसे आगे बेचेगा ज़्यादा कीमत पे, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जो वो नॉर्मल पर्सन ने उस चीनी को खरीदा है उसके लिए वो फाइनल गुड है। अब हमने पहला क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, आगे फाइनल गुड्स को और क्लासिफाई किया हुआ है। इंटरमीडिएटरी गुड की कहानी वहीं खत्म हो चुकी है, बट फाइनल गुड्स आगे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इधर है कंज्यूमर गुड और इधर है कैपिटल गुड। आइए जल्दी से इन दोनों टॉपिक को समझते हैं। देखिए, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ये 4 टाइप से कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल। अब पहले तो ड्यूरेबल वर्ड का मतलब समझना। ड्यूरेबल वो होता है जो बहुत लंबे समय तक चले। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होंगे जो कि बहुत लंबे समय तक सेटिस्फाई करेंगे? एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप ये जो फ़ोन में मुझे देख रहे हैं ये भी एक ड्यूरेबल गुड है। साथ में ये जो मैं माइक जिससे ये ऑडियो आपको सुनने में आ रही है, ये भी एक ड्यूरेबल गुड ही है। बाइक या फिर कार्स, वो भी ड्यूरेबल गुड है, लेकिन अगर वो 1 साल से कम के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड है। जैसे कि ये टी शर्ट है, मैंने अभी कुछ समय पहले ली थी,
2-3 महीने पहले, और अब ये थोड़ी थोड़ी डल होने लगी है, ये 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ये क्या हो गई, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गई। सेटिस्फाई फॉर अ टाइम अराउंड 1 ईयर, जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं वो लगभग 1 साल तक हमें सेटिस्फाई करते हैं, जबकि ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो मोर देन 1 साल से ज़्यादा तक हमें सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो कि सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि हम दूध लेके आए, उस दूध की हमने चाय बनाई और हमने वो पी ली, तो वो ओनली 1 टाइम यूज सेटिस्फेक्शन के लिए था, और तब वो गुड्स खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं सर्विसेज। देखो सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज वो इंटेंजिबल फोर्स है जो कि हमें सेटिस्फाई करती है। सर्विस 1 टाइम यूज के लिए ही होती हैं, जस्ट लाइक नॉन ड्यूरेबल, बट वो इंटेंजिबल होती हैं। नॉन ड्यूरेबल को हम देख सकते थे, बट सर्विसेज को हम नहीं देख सकते। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सर्विस देता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड नहीं है, वो जस्ट सर्विस है जो कि 1 टाइम हम ले रहे हैं उससे। आगे है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट, यानी और दे आर यूज फॉर कैपिटल जनरेशन। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो एक फर्म खरीदती है अधिकतर, इसलिए हम उसे कहते हैं कि भाई वो उन्हें कैपिटल जनरेशन में मदद करता है। जैसे कि एक मशीनरी, या मेरे लिए जैसे ये ट्राइपॉड है, ये कैपिटल गुड है क्योंकि मैं इसके थ्रू वीडियोस बना रहा हूँ और पूरे वेब पे सर्कुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कैपिटल गुड है क्योंकि ये मेरे लिए कैपिटल जनरेशन में काम आ रहा है। या फिर फिक्स्ड एसेट, जैसे कि अभी मशीनरी का एग्जांपल दिया, तो वो भी एक फिक्स्ड एसेट है। अब जैसे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, एक गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, उसके नेचर पे कि वो कैसे यूज किया जा रहा है। एक गुड कंज्यूमर भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, जस्ट उसके नेचर पे। अब एग्जांपल दूं तो यहाँ पर जो एसी लगी हुई है, ये एसी क्योंकि मेरे बिजनेस में लगी हुई है, ये मेरे लिए कैपिटल गुड है क्योंकि इसके थ्रू मैं कैपिटल जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसे नॉर्मल अपने घर में लगाता तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड हो जाती। अब ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट का मेन कॉज क्या होता है, उसका मेन आउटपुट क्या होता है, समझते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, या फिर कहते हैं जब कैपिटल बढ़ती है तो हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरा एक बिजनेस है तो मैंने उसमें एडिशनल कैपिटल जोड़ी, यानी कि मैंने उसमें इन्वेस्ट जब किया तो उसकी कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले 2 लाख लगाए हुए थे और मैं 1 लाख का माल और ले आया, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1 लाख है, लेकिन कैपिटल जो है वो 3 लाख हो गई। वो 2 लाख पहले से थी और 1 लाख ये ऐड होके वो 3 लाख हो गई। तो हम इसको कहते हैं कि इंक्रीज इन कैपिटल इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्रीज इन कैपिटल। अब इन्वेस्टमेंट को हम शो कैसे करते हैं, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा के। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, यानी कि इस वाले से, ट्रायंगल से, और कैपिटल स्टॉक को डिनोट करते हैं हम के से। तो फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल्टा के, या फिर इसको हम कहते हैं आई इक्वल्स टू डेल्टा के, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, देखते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं, हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तब कहते हैं जब वो किसी फिक्स्ड एसेट के ऊपर की गई है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उस 1 लाख से फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, एडिशनल फर्नीचर या फिर मशीनरी लेके आ रहा हूँ, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है मेरे बिजनेस के लिए। और इससे क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होता है, देखो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब मैं पहले मेरे पास 2 मशीन थी जो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, 50-1। अब मैं 1 मशीन और ले आया 1 लाख की, तो मेरे पास अब 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं। मैं उन 3 मशीन से अब 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 50 एक से अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा था तो वो अब 150 यूनिट का प्रोडक्शन मुझे दे रहे हैं। तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। और दूसरा, अगर हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं और सामान बेच रहे हैं तो
सिंपल सी बात है, कैश का फ्लो हमारे पास ज़्यादा होगा तो कॉज मोर मनी फ्लो, मतलब हमारे पास मनी और ज़्यादा आएगा। अब पढ़ते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कब कहेंगे, जब मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मैं इंटरमीडिएटरी एसिड्स या फिर गुड्स पे इन्वेस्ट करता तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होते। फॉर एग्जांपल जो मैंने 1 लाख की मशीनरी ली थी, मैं मशीनरी ना लेकर उसे अगर मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मैं उसके कपड़े ले आता, तो वो कपड़े जो थे मेरे लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल थे, इस वजह से वो इंटरमीडिएटरी गुड्स हुए और उन्हें मुझे रीसेल करना है तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुई। अब इनसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है समझते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट अवॉइड डे टू डे परचेज। अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा, जैसे मैंने 1 लाख की परचेज कर ली सीधा, तो मेरे जो डे टू डे मतलब जो मैं रोज़मर्रा जो थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर से लाता था मैं उनसे बच जाऊंगा। जैसे कि अगर मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता था तो मैं बाहर जाके कहीं किसी आसपास की दुकान से जाके वो लेता था, तो मेरा वो आना जाना बचेगा। और इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट यानी कि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी गुड पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास एक श्योरिटी रहेगी कि मेरे पास सफिशिएंट जो रॉ मटेरियल्स है वो पड़े हुए हैं, मुझे और ज़्यादा लेने की और ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक भी हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन उससे पहले हमें नेट और ग्रॉस को समझना होगा। समझते हैं, देखिए ग्रॉस को समझते हैं। ग्रॉस क्या होता है, टोटल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू परचेज के टाइम पे थी वो होता है ग्रॉस, परचेज्ड वैल्यू भी हम कहते हैं। और नेट वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू होता है आज की वैल्यू। अब जो मैंने परचेज्ड वैल्यू थी और आज की वैल्यू थी उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन, ये मैंने 40,000 का लिया था, लेकिन आज की इसकी मार्केट वैल्यू 30,000 या फिर 20,000 है। तो ये जो वैल्यू कम हुई है ये क्यों हुई है, या इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो क्योंकि ये मेरा फ़ोन एक फिक्स्ड एसेट है मेरे लिए, तो इसकी वैल्यू में गिरावट आना ही डेप्रीशिएशन कहलाता है। डेप्रीशिएशन किन कारणों की वजह से होता है वो समझते हैं। नॉर्मल वेयर एंड टियर, यानी कि नॉर्मल जब कोई सामान जब हम यूज़ करते हैं तो छोटे छोटे उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी थोड़ी वैल्यू गिर जाती है। खैर मेरे फ़ोन पे तो ज़्यादा ही स्क्रैचेस पड़े हुए, इवन टूटा भी हुआ है, कोई नहीं। खैर सेकंड है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। अब देखो ऑब्सोलेंस का मतलब समझना, ऑब्सोलेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। देखो जो चीज़ें मुझे पता है कि आगे फ्यूचर में होने वाली हैं जिसकी वजह से गिरावट आएगी, वो होता है ऑब्सोलेंस। अब अगर मुझे पता है कि क्यों उसकी गिरावट होगी, मतलब क्यों कीमत में गिरावट आएगी, तो होगा वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और अगर मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है जिसकी वजह से गिरावट होगी एसेट की वैल्यू में, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे कि इसमें मेरे फ़ोन में जो प्रोसेसर था वो 1 साल पुराना है। अब मुझे पता था कि इसकी वैल्यू गिरेगी क्योंकि 1 साल बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे हो रही है, 1 साल बाद अच्छे प्रोसेसर आएंगे, अच्छे फीचर्स आएंगे, उसकी वजह से इसकी वैल्यू गिरने वाली है, ये तय है, ये मुझे पता है। तो मेरे लिए क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस हुआ। तो एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस की वजह से एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस जब होती है उसको डेप्रिसिएशन में काउंट किया जाता है। फिर आता है एक्सीडेंटल डैमेज। अब जैसे मेरा फ़ोन अभी कुछ दिनों पहले गिर गया था, उसकी स्क्रीन यहाँ ऊपर से टूट गई, यहाँ से ये क्रैक आ गया, तो ये क्या है, ये एक एक्सीडेंटल डैमेज है, मतलब गलती से थोड़ा बहुत डैमेज हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होता है। अब अगला टॉपिक है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या है, दोनों कैपिटल लॉस भी डेप्रिसिएशन की तरह फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड एसेट में वैल्यू की गिरावट ही है, लेकिन क्यों। डेप्रिसिएशन में ये वैल्यू की गिरावट हो रही थी नॉर्मल वियर एंड टियर से, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस या फिर एक्सीडेंटल डैमेज से, लेकिन कैपिटल लॉस में ये होगी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं, सेम जो ऑब्सोलेंस मुझे पता है कि
अराइज नहीं होंगे, मतलब मुझे नहीं पता कि ये अराइज होने वाले हैं लेकिन वो आ जाते हैं, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और उसकी वजह से होता है कैपिटल लॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड आया था तो मेरी दुकान थी, मुझे नहीं पता था कि आगे लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन लॉकडाउन लगा और मुझे लॉस हुआ। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ लॉकडाउन लगेगा और हमारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब ये क्या कहेगा, इसको मतलब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और ये है कैपिटल लॉस। जो डेप्रिसिएशन होता है इसको हम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट कैपिटल लॉस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं यानी कि या तो हम उनको कहेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा लॉस, उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में भी उनके लिए एक अलग एडजस्टमेंट होती है, वो आप अकाउंट्स में समझेंगे अपनी अकाउंट्स की क्लासेस में। ये टॉपिक इतना ही है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक है स्टॉक और फ्लो। अब देखो ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अराउंड 2 नंबर के तो MCQs थे और शायद जितना मुझे याद है कुछ रीजन पेपर्स में इसका 3 नंबर का या 4 नंबर का भी क्वेश्चन था। आइए समझते हैं। बहुत छोटा टॉपिक और बहुत लड्डू टॉपिक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, नंबर देके जाता है। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है क्वांटिटी मेजर, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी क्वांटिटी मेजर की जा रही है वो है स्टॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी दुकान थी और उसमें 1 लाख रुपए का स्टॉक मैं और लेके आया, तो उस पॉइंट पे वो एक पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट किया कि आज मैं इतने लाख का स्टॉक लेकर आया हूँ। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे, टाइम के पॉइंट पे हम क्वांटिटी मेजर करते हैं वो होता है स्टॉक, और जब हम वो क्वांटिटी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो वो होता है फ्लो। जैसे कि मैंने इस साल 1.5 लाख की सेल करी तो वो फ्लो हो गया। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे, स्टॉक ऑफ 1 लाख रुपीज इज इन द गोडाउन इन 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के दिन 1 लाख रुपए का जो स्टॉक था वो गोडाउन में पड़ा हुआ था। ठीक है, अब आप देखना जो स्टॉक होंगे उसमें स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाली जाती है। और फ्लो क्या होता है, पीरियड होता है, एक मतलब पूरा का पूरा कुछ समय होता है। इसका एग्जांपल देते हैं, सेल ऑफ द ईयर आर रिकॉर्डेड 7 लाख रुपीज, यानी कि 7 लाख रुपए की सेल पूरे साल में हुई है। तो इसमें क्या है, पूरा साल का एक फ्लो, मतलब पूरे साल का एक टाइम रिकॉर्डेड है, इस वजह से ये फ्लो है। अब जैसे जैसे आप अपने इस जर्नी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि रेदर देन स्टॉक होंगे या रेदर देन फ्लो होंगे, वो आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इंडियन इकोनॉमी में आपके कुछ टॉपिक आएंगे जैसे कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन एलिमेंट, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, ये सब या तो स्टॉक होंगे या फिर फ्लो होंगे, जो कि आपको अगर इस चैनल पे उसी टाइम पढ़ा दिया जाएगा कि भाई ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगला टॉपिक और आसान है, वो है इंट्रोडक्शन टू 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। आइए चलो गाइज, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स से। 12th में आपकी जो भी आगे चैप्टर्स हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर्स पे ही बेस्ड है। जैसे कि अभी यूनिट आती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ही इंक्लूड करती है 12th में। बट जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या फिर कोई डिग्री लेने जाते हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो आपको चारों सेक्टर की इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, 3 सेक्टर की इकोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, पर अभी हमें ये 2 सेक्टर अच्छे से समझ लेने हैं। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन रहता है, कंज्यूमर्स रहते हैं, जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूमर्स हाउस होल्ड सेक्टर में रहते हैं। और क्या होता है, दे आर ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, आपने पढ़े होंगे अपने स्कूल्स में भी। ये 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, ये भी किस में रहते हैं, ये भी हाउस होल्ड सेक्टर में रहते हैं। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली कहें तो घर बार वाले आदमी,
वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब नाम से ही समझ आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता क्या है। देखो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सॉरी, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। समझते हैं ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, जो यहाँ पे ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोरो करता है, इनको पैसे देता है, उसको कहते हैं हम फैक्टर पेमेंट। आगे हम फ्लो में अच्छे से समझेंगे, खैर अभी इंट्रोडक्शन है इतना समझ लेते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है कंज्यूमर्स और ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ की प्रोड्यूसर सेक्टर पे होते हैं सिर्फ प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऐड हो जाती है। गवर्नमेंट क्या है, एक वेलफेयर एजेंसी है, लोगों का भला करती है और प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी करती है, जो जैसे कि पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको प्रोड्यूस करती है। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर। अब बाकी जो देश विदेश है वो सब एक्सटर्नल सेक्टर्स में आ जाता है, जैसे कि इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर्स में होता है। और जो डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वो एक डिस्टर्बेंस है, तो जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ बाकी के सेक्टर्स में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये चारों के चारों सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझते हैं, बहुत जल्दी और बहुत क्विकली समझेंगे क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है और इस साल भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन में आया था। आपको इस टॉपिक की अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो वो आप हमारे YouTube शॉर्ट्स में या फिर हमारे इंस्टा चैनल पर भी देख सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शंस। अब आगे इसको बहुत जल्दी से समझेंगे। देखो ये है हाउस होल्ड सेक्टर और ये है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब इसमें कुछ अजम्पशन है हमारी। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन नंबर 1, कोई भी लीकेज नहीं है। जैसे कि हमारी आदत होती है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर में पैसे रोक लेते हैं। 100 रुपये हमारी सैलरी है, अगर 100 रुपये हमारे पास आए तो हमने 100 के 100 उड़ाने हैं। साथ में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उनको 100 में से कुछ भी अपना प्रॉफिट नहीं रखना है, वो 100 के 100 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 100 के 100 का प्रोडक्शन होगा। आगे कोई भी लीकेज नहीं है। अब लीकेज को मेंटेन करने के लिए वैसे बैंक होते हैं, आप बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में समझेंगे। खैर अभी जल्दी से शुरू करते हैं। देखो आप एक दिन उठते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में और जाते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। क्या आपको प्रोड्यूसिंग सेक्टर वाले क्यों लेंगे, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, आपको वो क्यों लेंगे? देखो क्योंकि आपके पास हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आपके पास इन 4 में से कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो वो आप उन्हें फैक्टर सर्विस देंगे, किन्हें? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और वो बदले में आपको क्या देंगे? वो बदले में देंगे आपको फैक्टर पेमेंट। ठीक है, मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले आपने दी उनको फैक्टर सर्विसेज, उन्होंने दी आपको फैक्टर पेमेंट, और उस फैक्टर पेमेंट से आपने करा एक्सपेंडिचर, क्योंकि कुछ खाने के लिए भी तो लगेगा ना आपको। आपने भाई उनको मेहनत दी है अपनी, उन्होंने आपको पैसे दिए और आपने उनको पैसों को उड़ा दिया, तो उसे बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और आपने जब उनको एक्सपेंडिचर दिया यानी कि उनको पैसे दिए, तो वो बदले में आपको देंगे गुड्स एंड सर्विसेज। यह होता है आपका पूरा का पूरा फ्लो। अब इसको हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। जब मनी का फ्लो हुआ तो उसको मनी फ्लो कहा, और जब फिजिकल फ्लो हुआ यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का जब फ्लो हुआ तो उसको हमने फिजिकल फ्लो कहा। समझते हैं, देखो फिजिकल फ्लो वैसे रियल फ्लो बोलते हैं उसको, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो आप कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ गुड्स या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो होता है रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। अगर एक इकोनॉमी में सिर्फ रियल फ्लो या फिर कह सकते हैं फिजिकल फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं C2C इकोनॉमी, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कह देते हैं, और ये होता है फ्लो ऑफ मनी। तो अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब मेरी बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट आपकी 3 चैप्टर में डिवाइडेड है, और हर बुक में
इसको अलग अलग चैप्टर्स में बांटा हुआ है। इस वजह से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी आगे पीछे चैप्टर्स में बटे हुए हैं। अगर कोई टॉपिक आपकी बुक में मिस हुआ है तो वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। ये 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये एक पूरी यूनिट है जिसमें ये 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप या तो उस टॉपिक की शॉर्ट वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर आप एक कमेंट डाल सकते हैं इस वीडियो के नीचे और मैं आपको आपकी कमेंट के रिप्लाई में वो पूरा टॉपिक समझा दूंगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो अगली आने वाली वीडियो है उसको देख लीजिए, आपका वो टॉपिक उसमें ज़रूर इंक्लूडेड होगा। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप एक कमेंट डाल देना, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक ऐड कर रहे हैं, आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से वो नोट्स की लिंक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।